नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका क्या है प्रवक्ता संवर्ग लेक्चरार का एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएंगे, आप अप्लाई करेंगे तो अभी से हम एक अच्छी तैयारी के साथ चल रही है। हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए। हमने भाग नंबर पहला में हमने सिलेबस के बारे में परिचर्चा की थी और हमने भाग नंबर दूसरा सिलेबस के अनुसार आयोग आपके लिए यूके आपके लिए किस प्रकार के प्रश्न बनाता है, अच्छे लेवल के अच्छे स्तर के प्रश्न होते हैं उसके। तो हमने 2014 का मॉडल पेपर किया था कि जो 2014 में क्या आपसे आयोग ने प्रश्न पूछा था, हमने वो परिचर्चा की थी। उसमें हमने कितने 150 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम परिचर्चा करेंगे सिलेबस बाय सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका शिक्षण अभिरुचि आपका 40 नंबर का है तो उसमें पहला ही टॉपिक आपका क्या है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में राधाकृष्णन आयोग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जानेंगे क्योंकि प्रश्न बनेंगे। उसके बाद हम राधाकृष्णन आयोग, मुदाइलर आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, हम एनसीटीई और नई शिक्षा नीति 1986 के बारे में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में, समानता के लिए शिक्षा, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आरटीई के बारे में परिचर्चा करेंगे और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ई गवर्नेंस के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। इतने टॉपिक आपके खंड पहले में है जो शिक्षण अभिरुचि वाला भाग है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम पहला टॉपिक के बारे में परिचर्चा करेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी देश की अगर शिक्षा को मजबूत बनाना है तो वहाँ की जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, ठीक है, उसका आधारभूत होती है। प्राथमिक शिक्षा ही वहाँ की क्या होती है, आधारभूत होती है। उसका मजबूत होना क्या करता है, उसका जो अगर बेस मजबूत हो जाता है, अगर नींव मजबूत हो जाता है तो बाद में क्या होता है कि बाद तक वो क्या रहता है, टिका रहता है। बाद तक उसमें क्या उसे हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो बेस जो है वो प्राथमिक शिक्षा है। तो आइए भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में परिचर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले आपका क्या है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के बारे में परिचर्चा करेंगे। किसी भी देश में प्रारंभिक शिक्षा देश की मूल आधारभूत शिक्षा शिला होती है। देखो जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, जो बच्चे की 1 से 5 तक है, ठीक है, जो परिवार में सीखता है, पड़ोस में सीखता है, मित्रों में सीखता है और जो वो 1 से 5 तक जो प्रारंभिक शिक्षा लेता है वो उसकी मूल आधारभूत शिला है, ठीक है। जितनी उसकी आधारभूत शिला मजबूत होगी उसके लिए बात के लिए वो क्या होगा, उतना सशक्त होगा। जिसके आगे की शिक्षा व्यवस्था उसके आधार पर निर्भर करती है। देखो बेस मजबूत हो जाएगा तो आगे की शिक्षा आपकी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। आपका बेस ही मजबूत नहीं है, आपका एनसीईआरटी आपने पढ़ा नहीं है, आप बड़े बड़े पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो कोई फायदा नहीं है। तो आपका बेस पहले मजबूत होना चाहिए। और तो देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यापक, मजबूत और उन्नतशील बनाने के लिए हमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाना होगा। वही प्राथमिक शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसकी जो स्तर था उसमें उसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए उसमें सुधार लाया गया था। देखो इंपॉर्टेंट है, केजी सैदन की पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। किसकी पुस्तक है आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन किसकी पुस्तक है, तो केजी सैदन की है। यहां पूछ लेगा कि प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो केजी सैदन की एक पुस्तक है। इन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के व्यापक आधार व नियोजित व्यवस्था के अभाव में हम अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक कार्यक्षमता में वृद्धि करने तथा अपने स्तर को ऊंचा उठाने की तथा जनता को विवेकपूर्ण शिक्षा देने की आशा नहीं कर सकते हैं। ये किसने बोला, ये केजी सैदन ने बोला। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया में किसने बोला, केजी सैदन ने ऐसा कहा था। तो आइए स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहती थी। सबसे पहले आपको पता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, हमने 2014 का जो मॉडल क्वेश्चन किया था वहां भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। आप दोबारा जाएंगे जिन्होंने देखा नहीं है तभी आपको पता चलेगा। तो स्वतंत्रता
से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करूं तो सबसे पहले चार्ल्स वुड्स का घोषणा पत्र आता है। कब आता है? 1854 में आता है। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व ग्रहण किया। कंपनी ने क्या किया? जो प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किसने? कंपनी ने क्या किया? इसके ग्रहण को, दायित्व को स्वीकार किया, ग्रहण किया। और इस घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्न सुझाव दिए गए। ठीक है, जो चार्ल्स का वुड्स घोषणा पत्र है 1854 1854 का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्या सुझाव दिए गए? इसमें कहा कि सरकार हल्का बंदी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्थापित करेगा। ठीक है, किस में कहा गया? ठीक है, 1854 का जो घोषणा पत्र है, वुड्स चार्ल्स का जो घोषणा पत्र है, उसमें कहा कि सरकार हल्का बंदी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्थापित करे, पहले से चल रहे विद्यालय को सरकारी सहायता प्रदान की जाए तथा उनमें सुधार किया जाए। जो पहले से चल रहे हैं सरकारी विद्यालय, उनको गवर्नमेंट क्या करेगा? मदद करेगा, सरकारी सहायता देगा उनके निर्माण में, उनमें अच्छी शिक्षा के लिए। ठीक है, छात्रों का उत्तम विकास करने के लिए उनकी क्या करेगा? आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान करेगा और निजी संस्थाओं को धन उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, जो प्राइवेट क्या है संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें धन उपलब्ध कौन कराएगा? गवर्नमेंट कराएगा और उन्हें प्रोत्साहित करेगा। और इस घोषणा पत्र के नियम इतने कठोर थे कि इन पर अमल नहीं किया गया। देखो ये क्या बोल रहा है कि जो चार्ल्स वुड्स घोषणा पत्र 1854 है, इसके नियम क्या थे? कठिन थे, कठोर थे, जिसकी वजह से इसमें क्या नहीं किया गया? इसमें अमल नहीं किया गया था। उसके बाद आपका 1859 का 1859 का क्या आता है? लॉर्ड स्टैनले घोषणा पत्र आता है। तो इसने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित निम्न सिफारिशें की गई थी। दो जो क्या है? लॉर्ड स्टैनले का घोषणा पत्र है 1859। इसने बोला कि सरकार प्राथमिक शिक्षा का दायित्व ग्रहण करेगा। सरकार क्या करेगा? जो प्राथमिक शिक्षा है उसका दायित्व किसका है? सरकार के पास है। और प्राथमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा और सरकारी अनुदान व्यवस्था को उच्च शिक्षा क्षेत्र तक सीमित रखा जाएगा। शिक्षा प्रचार के लिए कर व्यवस्था लागू किया जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने कहा या किस शिक्षा के सुधार में, किस शिक्षा के पत्र में कहा गया कि शिक्षा प्रसार के लिए कर व्यवस्था लागू किया करेगा? तो ये जो लॉर्ड स्टैनले का घोषणा पत्र था 1859, उसने कहा कि शिक्षा प्रसार के लिए कर व्यवस्था लागू की जाए। आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। उसके बाद आपके लिए इंपोर्टेंट होता है हंटर आयोग। कब आता है? 1882 में, 1882 में आता है। इसने भी प्राथमिक शिक्षा के सुधार लाने के लिए निम्न सिफारिशें की। किसने? हंटर आयोग ने। इसने कौन कौन सी सिफारिशें कहीं कि देखो, पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को शामिल किया जाएगा। जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चों की शिक्षा कैसी दी जाए, कितने वर्ष के छात्र को क्या पढ़ाया जाए, उनमें क्या व्यवहारिक विषयों का ज्ञान शामिल किया जाए प्राथमिक शिक्षा पे। और प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रांतीय सरकार को आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है उसके प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा बनाने के लिए जो प्रांतीय सरकार है उसकी आर्थिक सहायता मुहैया प्रदान की जाए और जन साधारण में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार किया जाए। और देखो इंपॉर्टेंट है, हंटर आयोग ने क्या बोला कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। जिस क्षेत्र का बालक है, जिस क्षेत्र से बालक आ रहा है, चाहे वो उड़ीसा का हो, जो है तमिल का हो, चाहे कन्नड़ का हो, चाहे कोंकणी का हो, जहाँ महाराष्ट्री हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे कुमाऊनी हो, उसे उसी के क्षेत्र, उसी के स्थानीय भाषा में उसे क्या बताओ ज्ञान या भाषा प्रदान की जानी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किसने बोला? हंटर आयोग 1882 ने ऐसी सिफारिश की। और प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में एक स्कूल की भी स्थापना की जाए। ऐसे किसके सुझाव थे? ये हंटर आयोग के सुझाव थे। हम इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज आपका हम बेस बना रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक आपके लिए है, इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन का शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव 1904 में आता है, इंपोर्टेंट है। इसने सबसे पहले क्या प्राथमिक शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए। देखो बच्चे का जो माइंड है वो कोरी स्लेट नहीं है, ठीक है, बच्चा कुछ ना कुछ अपने घर से लेके आता है, तो उसे जो वो घर से लेके आए उसको उसी के साथ, उसी की भाषा में, उसी के क्षेत्र के भाषा में, उसी की मातृभाषा में, उसी की मदर टंग्स में उसे क्या दी जानी चाहिए? प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक हैं इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे ये भविष्य के बेस को, भविष्य का नींव ही ये प्राथमिक शिक्षा उसका बेस है, बेस को क्या कर सके, मजबूत कर सके। जितना अच्छा प्रशिक्षक क्या होगा प्राथमिक स्तर में टीचर होगा, उतना ही अच्छा वो क्या करेगा, उनका बेस तैयार करेगा। और स्थानीय सरकार के स्कूल व निजी क्षेत्र के स्कूलों की सहायता प्रदान की जाए। ठीक है। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1910 में सरकार से प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक सिफारिश की थी। कब, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये महात्मा गांधी जी के क्या हैं, राजनीतिक गुरु हैं। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। मुझे बताना क्या महात्मा गांधी जी के हैं, बताना आप मुझे। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि प्राथमिक शिक्षा के लिए गैर सरकारी अधिकारियों के एक आयोग का गठन किया जाए, जो शिक्षा से संबंधित आंकड़े क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या बोला 1910 में, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में अपनी सिफारिश दी और प्राथमिक शिक्षा के लिए एक गैर सरकारी अधिकारियों की एक आयोग का गठन किया जाए, जो शिक्षा से संबंधित आंकड़े क्या करें, समय समय उपलब्ध कराएं, उनकी कमियों को छांटे और क्या करें, उनमें सुधार करें। पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा में निःशुल्क प्रदान किया जाए, पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान किया जाए। परंतु प्रथम विश्व युद्ध की वजह से प्रस्ताव पारित न हो सका और वर्ष 1921 में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया था। ठीक है। तो गोपाल कृष्ण हमने 1910 जाना, उसके बाद हमने लार्ड कर्जन 1904 भी जान लिया। अब हम चर्चा परिचर्चा किसके बारे में हम करेंगे, शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव जो 1913 में आता है उसके बारे में। तो इसने क्या कहा, 1913 में अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा और बोला कि अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर दिया इसने। ठीक है। किंतु उसने अशिक्षा को दूर करने के लिए नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तथा प्रांतीय सरकारों में आग्रह किया कि वे समाज के निर्धन व पिछड़े वर्गों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए। ये किसने बोला, ये शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में आता है। इसके बाद आता है हार्टेग समिति आता है 1929 में। इसने बोला कि जो हार्टेग समिति है इसने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को अनुमति बताया। ठीक है। हार्टेग समिति जो 1929 में आता है, इसने बोला कि प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर तो इसने बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को इसने अनुचित बताया था। उसके बाद आपका मूल शिक्षा की वर्धा योजना आ जाती है। ठीक है। इंपोर्टेंट है, 1937 में वर्धा योजना आती है। इसने भी इसे देखो मूल शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से इसे जाना जाता है। इस योजना के प्रावधान क्या थे कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य होने चाहिए तथा शिक्षा का भाषा कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। कक्षा 2 से 7 तक की शिक्षा की माध्यम कैसा होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। जो कक्षा 2 से लेकर 7 तक जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो कैसी भाषा में हो, उसका भाषा कैसा होना चाहिए, उसका भाषा हिंदी होना चाहिए। तो ये वर्धा योजना 1937 की रिपोर्ट है। देखो इसके बारे में और भी है, लेकिन आज हम आपका बेस बना रहे हैं। महत्वपूर्ण आपके लिए जो है आपका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आता है वर्धा के बाद, वर्धा योजना के बाद इसे तालीम योजना भी कहते हैं। ठीक है। वर्धा योजना की 1937 के बाद आपका आता है सार्जेंट रिपोर्ट 1944 आता है। तो इसके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। तो सार्जेंट रिपोर्ट ने क्या क्या प्रस्ताव पारित किए। सार्जेंट रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था सार्जेंट रिपोर्ट 1944 को। ठीक है। वर्ष 1945 में इन्होंने अपना प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा से संबंधित निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अब देखो जो सार्जेंट रिपोर्ट 1944 आए थे, इसने प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अपने निम्न सुझाव प्रस्तुत किए थे। उनमें क्या क्या था आइए जानते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है। अनुच्छेद 21A क्या कहा गया है कि जितने भी देश के बालक बालिकाएं हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक, बताओ मुझे, उन्हें क्या अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन RTE राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें तो वो बोलता है कि जो 6 से 18 विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए क्या रहेगी ये शिक्षा, 6 से 18 वर्ष रहेगी। वो हम परिचर्चा करेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में। ठीक है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आता है, हम वहाँ उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो
इसने क्या कहा, इसने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। जूनियर बेसिक शिक्षा की बात करूँ तो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, तथा सीनियर बेसिक शिक्षा की बात करें तो 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। जूनियर बेसिक इन्होंने दो भागों में बांटा। जूनियर शिक्षा जो होगा, जो जूनियर बेसिक होगा 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, और जो सीनियर बेसिक होगा वो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए होगा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए, ठीक है। यही लाल्टकर्जन 1904 में भी उन्होंने भी बोला था, ठीक है। लाल्टकर्जन की जो शिक्षा नीति आई थी 1904 में, उन्होंने वो बोला कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में प्रदान की जाए। शिक्षा के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। निरीक्षण के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाए और बुनियादी शिक्षा को कनिष्ठ कक्षाओं का माध्यम बनाया जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षा जो 11 से 17 वर्ष के बीच की आयु के चुने हुए बच्चों के लिए होगी, जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 वर्ष की इसकी अवधि होगी। तो ये हमने कहाँ तक चर्चा परिचर्चा कर ली है। तो हमने कहाँ तक जाना, हमने जाना ये मूल शिक्षा की वर्धा योजना जाना, उसके बाद सार्जेंट रिपोर्ट 1944 जान ली है। अब जानते हैं स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। जब भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद तो 1947 की बात चल रही होगी, तो 47 के बाद प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकांश राज्य सरकारों ने सार्जेंट योजना के अनुसार अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया, क्योंकि सार्जेंट योजना ने बुनियादी शिक्षा की बहुत सी विशेषताओं को अपना लिया था और इसके साथ परंपरागत और बुनियादी शिक्षा दोनों के ढांचे को स्वीकार कर लिया। अतः बहुत से राज्यों ने परंपरागत प्राथमिक विद्यालय खोले, जिसमें अनिवार्य रूप से बुनियादी विद्यालयों को क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने शिक्षा पर क्या किया था, ध्यान केंद्रित कर उसे संविधान ने स्थान प्रदान किया और राज्य में शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया, जिससे संविधान राज्य में यह अपेक्षा करता है कि राज्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक उचित कदम उठाएगा। तो आइए भारतीय संविधान में शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो संविधान में प्रारंभ में शिक्षा को राज्य का दायित्व समझा गया था। संविधान के प्रारंभ में जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो किसका, राज्य का दायित्व था। लेकिन वर्तमान में आपको पता है ये समवर्ती सूची में है, ठीक है। कब, 42वें संविधान संशोधन 74 द्वारा, ठीक है। देखो पहले जो शिक्षा थी वो खाली उस पर किसका उत्तरदायित्व था, खाली उस पर एकाधिकार था राज्य सरकार का। लेकिन संशोधन होता है कब, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 को। उसमें क्या कर दिया, राज्य से निकालकर इसे क्या कर दिया, समवर्ती सूची में कर दिया गया, जिसमें क्या राज्य भी बनाएगा, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, दोनों इसमें क्या बनाएगा, दोनों इसमें क्या करेगा, शिक्षा पर नीति बनाएगा, ठीक है। अगर प्रभावी किसका रहेगा, अगर दोनों की एक जैसे, प्रभावी किसका रहेगा, केंद्र सरकार का रहेगा, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 2100 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की, ठीक है, प्रत्येक बालक को जो 6 से 14 वर्ष तक का है, ठीक है, उन्हें क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता क्या की गई, प्रदान की गई थी। आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम करना, ठीक है, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार रखा गया। अनुच्छेद 45 में क्या, 6 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एवं शुरुआती बचपन की देखभाल का प्रावधान रखा गया। अनुच्छेद आर्टिकल 46 की बात करूं तो अनुसूचित जातियों जनजातियों, ठीक है, जातियों एससी और एसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एससी क्या है, एससी वो, अगर आप हमारे जो संविधान के क्या है शिल्पकार हैं भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत काम किया एससी के लिए, ठीक है। जब पहले समाज में क्या, जब क्या होता था, शोषण होता था, उच्च जाति नीच जाति, ठीक है, दलित वर्ग करके, तो वही ग्रामों में पिछड़ा हुआ दलित वर्ग के रूप में इन्हें देखा जाता है, एससी को, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने इसके लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी ने किस स्तर से उठकर, ठीक है, उनने भी क्या इस जाति का सामना किया था कि उच्च जाति निम्न जाति, उनने भी इसका सामना किया। वो खुद क्या थे, महार जाति से थे, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारे कार्य किए थे। और बात करें वहीं तो वो क्या कह रहा है कि जातियाँ, ठीक है, और एसटी जो क्या है, ये जनजातियाँ होती हैं जो जंगलों में रहती हैं, आदिवासी, ठीक है, ये जनजातियों की बात हो रहा है। और अन्य कमजोर वर्ग, ठीक है, ओबीसी
ओबीसी हो गया, तो उनकी बात कर रहा है, आर्थिक हितों में संवर्धन किया जाएगा, अनुच्छेद 46 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल अगर 51A की बात करें तो इसमें क्या कहा गया, तो बताओ मुझे 51A को कब जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि जो 6 से 14 वर्ष का बालक हैं, बच्चों हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने का अधिकार प्रबंध कौन करेगा, माता पिता करेंगे। ये अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 385 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये शिक्षा से संबंधित भारत में क्या थी, संविधान में शिक्षा से संबंधित कुछ अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो आप आंसर करेंगे। ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात करें तो वर्तमान भारतीय समाज में सभी नागरिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, नागरिक होंगे, और उनके लिए केंद्र सरकार काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्रणाली है, परंतु स्कूल न जाने वाले बच्चों का 22% हमारे देश में है। ठीक है, जबकि विश्व के कुल प्रौढ़ साक्षरों का कितना है, 30% भारत में अवेलेबल है। ठीक है, और तो देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा सभी के लिए शिक्षा लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक तथा 15 से 35 वर्ष के प्रौढ़ को शामिल किया गया है। अथवा प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित करना, जिसमें क्या 60% बालिकाएं होंगी, और तथा 15 से 35 आयु वर्गों के प्रौढ़ों को साक्षर करना होगा, जिसमें क्या होंगी, महिलाएं शामिल की गई। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा के क्या लक्ष्य रखे गए, तो लक्ष्यों की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए, तो देखो 15 से 35 वर्ष की आयु तक निरक्षरता को कम करना, निरक्षरता की में कमी लाना, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, अनौपचारिक और औपचारिक, बताओ मुझे औपचारिक संस्था बताओ, अनौपचारिक शिक्षा का अनौपचारिक संस्था और औपचारिक संस्था क्या है, आप मुझे बताएंगे फटाफट। परिवार औपचारिक है, अनौपचारिक है, बताओ मुझे क्या होगा परिवार शिक्षा का, औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा, फटाफट बताएंगे मुझे क्या होगा, औपचारिक या अनौपचारिक। ठीक है, तो अनौपचारिक बताना मुझे, आप आंसर बताएंगे। ठीक है, शिक्षा को बनाए रखने के अवसर उपलब्ध कराना, आधारित संरचना का विकास करना जो स्त्रियों को अधिकार प्रदान कर सके, और शिक्षा को स्त्रियों की समानता का एक साधन बनाना, और शिक्षा के पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना। ये किसमें, ये सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य में ऐसे लक्ष्य रखे गए थे। कुछ की पॉइंट आपके लिए हैं, देखो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक कानूनों और राष्ट्रीय घोषणा की गई। देखो संवैधानिक अधिदेश 1950 में संविधान के आरंभ में 10 साल के भीतर राज्य 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या करेगा, अनिवार्य तथा मुक्त शिक्षा प्रदान कराएगा। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यह निश्चित किया गया कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल तक के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण मुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, अनिवार्य ऐसा किया गया। और 19 कृष्ण प्रस्ताव 1993 में आता है। इसने इस देश में 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु के पास मुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये किसने कहा, ये 19 कृष्ण प्रस्ताव 1993 में कहा गया। प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य क्या थे, आइए जानते हैं। वर्ष 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, इसने ऐसी व्यवस्था की। और वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा 5 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा इन्हें प्रदान की जानी चाहिए। और विश्व बैंक की सहायता से चलाया गया ये कार्यक्रम, किसके, ये विश्व बैंक की सहायता से ये चलाया गया था। और 2010 तक क्या, बच्चों की 8 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करना, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक प्रारंभिक शिक्षा का विकास के लिए जोर देना। और 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को समाप्त करना, इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जाना 1986 में आता है। ठीक है, कौन, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री रहते हैं तब आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इसने कार्य किया। ठीक है, इसने बोला कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें 1 महिला होनी चाहिए। ठीक है, 2 बड़े कमरे होने चाहिए। ठीक है, चौड़ा बरामदा होना चाहिए। ठीक है, और लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्या प्रसाधन की सुविधा होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चार्ट, खिलौना, कार्यानुभव के उपकरण तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ऐसे क्या थे, ऐसे इसके प्रस्ताव थे। उसके बाद आता है आपका जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम आता है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे डीपीईपी, ठीक है, डीपीईपी की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी, ठीक है। जो डीपीईपी आता है, ठीक है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम आता है, तो इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की जन जन तक पहुंच बनाना था। इस योजना का शुभारंभ देश के 7 राज्यों से किया गया था। आपसे पूछ लेगा कि जो जिला प्रारंभिक शिक्षा का कार्यक्रम है, इस योजना का शुभारंभ देश के कितने राज्यों से किया गया था? 7 राज्यों से किया गया था। एमपी, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और ओसम, याद रखना असम आपका, ठीक है। और 42 जिलों में किया गया था तथा वर्तमान में यह योजना देश के 18 राज्यों हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तथा राजस्थान आदि सहित कुल 248 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का खर्च 85% केंद्र सरकार उठाएगी और 15% आपका क्या उठाएगी? राज्य सरकार उठाएगी। उसमें पिछड़े हुए जिलों को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्देश्य चलाया गया। उसके लिए इसमें महत्वपूर्ण स्थान उसको क्या दिया गया? बल दिया गया था। इस कार्यक्रम की योजना बनाते समय सभी पूर्व में प्रचलित गहन शैक्षिक परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा गया था। इसके बाद आपका आता है स्कूल चलो अभियान। कब आता है? 1996 में स्कूल चलो अभियान आता है। 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ वर्ष 1996 में किया गया था, जो कि सर्व शिक्षा अभियान का ही प्रमुख अंग था, जिसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई तथा मध्याह्न भोजन, ठीक है, मध्याह्न भोजन 15 अगस्त 1995 में तमिलनाडु से 2408 ब्लॉकों में प्रारंभ किया गया था। हमने एलटी का जब तैयारी की थी वहाँ भी बताया है, हम यहाँ भी परिचर्चा करने वाले हैं। जहाँ जिसने एलटी हमने साथ जुड़ा था, देखा है, उसका पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है, उसका ये पहला वाला खंड तैयार है, ठीक है, उसे यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये उसके लिए ईजी हो जाएगा। देखो, विश्व बैंक के अध्ययन दल ने बालिका शिक्षा का आकलन कर बताया कि भारत में बालिका साक्षरता दर कितनी है? 39.61% है, 39.61% है, जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राथमिक में स्नातक स्तर की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है। अथवा प्राथमिक शिक्षा की क्या सुलभता और सर्वव्यापकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या होंगे? प्रयासरत होंगे। ये क्या करेंगे? इनमें कार्य करेंगे, ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इस अभियान का देखो, इस अभियान का 75% खर्च केंद्र सरकार करेगी और 25% कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और इस उद्देश्य से राजस्थान में घुमंतु जनजाति के लिए सचल विद्यालय, आपसे पूछेगा सचल विद्यालय कहाँ और किस जनजाति के लिए खोले गए, किस जाति के लिए? तो राजस्थान में घुमंतु जनजाति के लिए सचल विद्यालय और बिहार में क्या? चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई। इंपोर्टेंट है, देखो की पॉइंट है, भारत सरकार ने विकलांगों के लिए, विकलांग नहीं अब हम बोलेंगे दिव्यांगों के लिए समन्वित शिक्षा योजना प्रारंभ किया। दुर्गाबाई देशमुख शिक्षा समिति ने 1958 में आती है, दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में, ठीक है, 1958 में आती है। 1958 से 1959 तक महिला शिक्षा प्रगति हेतु सुझाव दिया था, ठीक है। डॉक्टर बुच द्वारा संपादित पुस्तक में शिक्षा में अनुसंधान के सर्वेक्षण के अनुसंधान के 8 क्षेत्र बताए गए हैं। शिक्षा को 2 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव हंटर आयोग ने दिया था, हमने पहले जाना। और मुदाइलर आयोग माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन, स्नातक स्तरीय त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विविधता में संबंधित है। हम मुदाइलर आयोग के बारे में डॉक्टर हमने बताया कि मुदाइलर आयोग, ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कौन थे? कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदाइलर, तो उन्हीं की अध्यक्षता में, ठीक है। हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे, आपके सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे क्या? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। यह भारत सरकार की जिला आधारित एक विशिष्ट कार्य योजना है, जिसकी शुरुआत एनडीए के शासनकाल में की गई थी, जिसे एक निश्चित समयावधि में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया और इसमें सभी सरकारी शैक्षिक पहलों को शामिल किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2010 तक क्या था? संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा को प्राप्त करना था। इस योजना में
8 मुख्य कार्यक्रम थे, जिसमें एकीकृत बाल विकास तथा आंगनवाड़ी भी शामिल था। वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में प्रारंभ की गई थी। वो क्या, इसी में उसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया था। हमने पहले भी जाना था एलटी वाले में, आज आपका रिवीजन हो रहा है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य इसके एम्स जान लेते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता कराना, वर्ष 2005 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और वर्ष 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा किया जाए। संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल दिया जाए। वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और वर्ष 2010 तक माध्यमिक स्तर पर लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त किया जाए। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, इसका क्या था, मुख्य इसके क्या था, उद्देश्य थे, किसके, सर्व शिक्षा अभियान के, ठीक है। इस अभियान में 15 हस्तक्षेप घटक थे। तो 15 जो हस्तक्षेप घटक थे उनके बारे में जान लेते हैं। BRC जिसे बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, CRC जिसे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कहते हैं, MGLCS एवं AIE, ठीक है, नागरिक कार्य हो गया, निःशुल्क पाठ्य वितरण हो गया, ठीक है, अभिनय क्रियाकलाप हो गया, ठीक है, और IEDC हो गया, प्रबंधन एवं MIS हो गया, R&E हो गया, विद्यालय अनुदान हो गया, शिक्षा अनुदान हो गया, ठीक है, 12वां आपका शिक्षण प्रशिक्षण हो गया, ठीक है, सुधारात्मक शिक्षण हो गया, समुदाय संग्रहण हो गया, दूरस्थ शिक्षा हो गया। तो ये आपके क्या थे, इसमें 15 घटक हस्तक्षेप इसमें शामिल थे, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, देखो केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से 11 में वर्ष 2014 से 15 तक की अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संबंधों में क्या निधियन के पद्धति में संशोधन कर इसे क्या गैर पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में कितना 65 कर दिया। 65 केंद्र और 35 आपका राज्य इसके लिए क्या करेगी, वहन करेगी। 8 पूर्वोत्तर राज्यों में ये स्थिति बनी रही है, उसके लिए बनाया गया, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना हमने जाना कि देखो केंद्र प्रायोजित योजना है। 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होती है। 2408 ब्लॉकों में यह प्रारंभ किया जाता है। अक्टूबर 2007 तक इसका विस्तार शैक्षिक रूप से पिछड़े, ठीक है, 3479 ब्लॉकों में किया गया था। और हमने जाना था इसके बारे में, मिड डे मील योजना इसका नाम है, मध्याह्न भोजन बोलते हैं। 2021 में इसका नाम बदलकर इसे क्या कर दिया गया, PM पोषण योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट आपके लिए है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है। वर्ष 1990 से 95 तक 15 से 35 वर्ष के करीब 8 करोड़ लोगों तक प्रयोजक मूलक साक्षरता पहुंचाना उद्देश्य से वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1994 में देश के 258 जिलों को संपूर्ण साक्षरता अभियान और 80 जिलों को साक्षरता परिवर्तन अभियान का अंग बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम अधिगम स्तर जिसे MLL बोलते हैं, ये क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है न्यूनतम अधिगम स्तर। तो यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए अपेक्षित अधिगम स्तर को आगे बढ़ाना है, ताकि उस स्तर से ऊपर उठकर उच्च कक्षाओं की ओर आगे बढ़ सके। यह कार्यक्रम औपचारिक व गैर औपचारिक दोनों पर लागू होता है और यह कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कार्य करने होते हैं। क्षमता आधारित अध्यापन हो गया, अधिगम में विद्यमान उपलब्धि स्तरों का मूल्यांकन हो गया, छात्र अधिगम का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया, और पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना, इसके क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे। भौतिक तथा अन्य सुविधाओं को उन्नत बनाना तथा प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण के तरीके में सुधार करना, इसका क्या इसमें जोड़े गए थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में आता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए थे। यह योजना के अंतर्गत उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां आबादी छितराई हुई है, जहां आबादी क्या है, छितराई हुई है। यह योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितना प्रतिशत, 75%, ठीक है, आरक्षित हैं, जबकि 25% ये क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन
जीवन यापन करने वाले परिवार BPL बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चों के लिए कितना 25% आरक्षण की इसमें व्यवस्था की गई। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, वर्ष 2002 में संविधान में किए गए 86वें संविधान के द्वारा अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया और इस अधिनियम में क्या 6 से 14 वर्ष तक बालक को क्या अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो आपका शिक्षा का अधिकार है 2009 में आता है और 1 अप्रैल 2010 से क्या हो जाता है, पूरी तरह लागू हो जाता है। इसको हम व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे, इसकी एक अलग वीडियो होगी। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण के संदर्भ में नीति। वर्ष 1986 की शिक्षा नीति आपको पता है 10+2+3 की शिक्षा इसमें क्या हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, बहुत सारी योजनाएं, ठीक है, इसमें आते हैं 1986 के दौरान ही आते हैं, ठीक है। इससे पहले हो केवल प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय में सब बच्चों के प्रवेश में पढ़ाई पूरी होने तक प्रतिधान के बारे में था। शिक्षा नीति द्वारा प्राथमिक स्तर के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्रिकोणीय कार्यविधि अपनाने की नीति भी इसमें बनाई गई। प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित और क्रियाकलाप पर आधारित अधिगम प्रक्रिया आधारित अभिप्रेरित करने वाला वातावरण बनाना। देखो जो प्राथमिक शिक्षा है बाल केंद्रित होगी, ठीक है, क्रियाकलाप पर आधारित होगी, ठीक है, प्रक्रिया आधारित अभिप्रेरणा वाली वातावरण में उन्हें सिखाया जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रमुख आवश्यकता जो विद्यालय में जो प्रमुख आवश्यक सुविधाएं हैं उसमें क्या कहा गया, कमरे में शिक्षक तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रबंधन करना जिससे शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाया जा सके और सभी सुविधाएं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से धीरे धीरे प्रदान की जाए और शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए गैर औपचारिक कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए और ये कार्यक्रम उन बस्तियों में है जहां विद्यालय नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी सहायता सामग्री का भी प्रयोग किया गया था। तो जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसका हमने भाग पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। भाग दूसरा हम इसके बारे में कल परिचर्चा करेंगे और उसके बाद हम किसके बारे में, हम राधा कृष्णन आयोग के बारे में परिचर्चा करेंगे। उसके बाद मुदायलर आयोग, उसके बाद हम कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में परिचर्चा करेंगे। फिर आपकी नई शिक्षा नीति 1986 के बारे में, फिर यशपाल की कमेटी जानेंगे, फिर हम ज्ञान आयोग 2005 का जानेंगे। उसके बाद हम क्या राइट टू एजुकेशन जानेंगे जिसमें आपका भाग पहला फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो समय पर पाने के लिए आप अभी चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की PDF आपको मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी अटैच्ड कर दूंगा। बाकी डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप से भी आप क्या हो सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे। थैंक यू सो मच।